हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक अर्थात मानव जीनोम के बारे में जानेंगे। मानव जीनोम का मतलब क्या होता है, जीनोम क्या होता है, किसे कहते हैं जीनोम, और क्या होता है वह फिंगरप्रिंट जिनसे अधिकांशतः अपराधियों को पकड़ा जाता है, या जिनसे हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो गैदर की जा सकती है, हमारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मानव जीनोम जीनोम जो परियोजना है, मानव दिख रहा है सबको, मानव जीनोम की परियोजना, मानव जीनोम परियोजना। तो मानव जीनोम की जो पहली परियोजना स्टार्टअप हुई थी, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पहले ह्यूमन के लिए एच, जीनोम के लिए जी, और परियोजना के लिए प्रोजेक्ट के लिए पी। तो इसे शॉर्ट में कहेंगे हम एच जी पी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है कि एच जी पी क्या, तो यह क्या है, मानव जीवन जीनोम परियोजना है, जिसकी शुरुआत सबसे पहली बार 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में। दरअसल क्या था कि लोगों ने सोचा कि डीएनए के द्वारा हम उनकी सारी गुणों को जानकर डीएनए की संरचना और उनके गुणों को संरचना और उनके गुणों को समझ ले अगर, तो क्या उनसे पूरी जीव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम डीएनए की, उसके जीन की संरचना स्ट्रक्चर अगर समझ ले, तो क्या पता लगा सकते हैं कि जीन और संरचना वाला इंसान कैसा होगा? क्या इतनी टेक्नोलॉजी, हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी है, ये कहती है कि क्या हमें डीएनए पता होगा, किसी का जीन अगर पता चल जाए, तो क्या मैं उस मानव के हम लोग गुण और क्वालिटी का पता लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसा होगा? तो इसी तकनीक को विकसित करने की जो परियोजना थी, जिस परियोजना को मानव जीनोम परियोजना की बात रखी गई, और इसका नामकरण किया गया मानव जीनोम परियोजना का, तो 1990 में। क्लियर है? अब बात आ जाती है कि मानव जीनोम परियोजना समझने के लिए जीन समझना पड़ेगा। जीन हम लोगों ने समझ लिया, आरएनए की खबर हम लोग को है, जीन भी पता है, आरएनए भी पता है, डीएनए भी पता है, सारी चीजें हमें पता है। अब जानना क्या है कि मानव जीनोम परियोजना वर्क कैसे करता है, इनकी जानकारी लेनी है। उसके बाद मानव जीनोम परियोजना जानने की जरूरत हमें कैसे पड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो इनके अंदर है कि इसके अंदर आपको जो संरचना, जब डीएनए के जानने की बात आएगी, तो ये होगा लगभग 3164.7 मिलियन, इतने आपके क्या है बॉडी के अंदर क्षार बेस है। ठीक है, क्षार का जोड़ा है, क्षार का पेयर है, इतना ज्यादा। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, हर एक जीन के बारे में पता लगाना, हर एक डीएनए संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इतनी जानकारी प्राप्त करे तो बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, भाई इतना कैसे होगा? तो इनकी करने के लिए अब बात हुआ कि इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए परियोजना लाया गया। कौन सा? मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, तो मानव जीनोम परियोजना लाने के पीछे लक्ष्य क्या क्या रहा, उनके लक्ष्य को पहले आप जान लीजिए कि हमें ये लाना क्यों पड़ा। उसके बाद हम जानेंगे कि वर्क कैसे करता है, फिंगरप्रिंट से हम स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो पहले जानेंगे कि पहला नंबर इसका जो लक्ष्य था, यानी कि इसको प्राप्त करने का जीनोम का इनका जो पहला आधार था, यानी पहली जो पॉइंट थी लक्ष्य प्राप्त करने की, वो क्या थी हमारा? डीएनए में उपस्थित सभी जीवों की जानकारी प्राप्त करना। उपस्थित सभी जीन की जानकारी, पहली नंबर बात की हमें सब जीन की जानकारी चाहिए। दूसरी नंबर, अगर जीन की पता चल गया, हमें जीन पता चल गया, तो इस डीएनए के अंदर जीन में जितने भी आपका न्यूक्लिक बेस है, न्यूक्लिक बेस है, न्यूक्लिक बेस की जानकारी प्राप्त करना। क्लियर है आप लोग को? पहले तो डीएनए के अंदर जीन प्राप्त कीजिए, फिर जीन के अंदर न्यूक्लिक बेस प्राप्त कीजिए। न्यूक्लिक क्षारों की संख्या 31,
64.7 मिलियन है। सबकी जानकारी प्राप्त कीजिए भाई। तो उनको लक्ष्य प्राप्त करने का फिर क्या कीजिए, इन सभी को मिलाकर एक आंकड़ा बनाइए। इन सभी का पता लगा क्या कीजिए, आंकड़ा बनाइए। आंकड़ा जो बनाइएगा उन आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण कीजिए। आंकड़ों के आधार पर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। बात समझ में आ रही है। पहले हम डीएनए से जीन की प्राप्ति करेंगे, फिर जीन के अंदर छाड़ अगर हमें पता हो जाएगा फिर उसका आंकड़ा बनाएंगे। फिर जो आंकड़ा हमें प्राप्त होगा आंकड़ा का विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे कोशिश कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम ये काम कर रहे हैं, जो जीनोम प्राप्त कर रहे हैं, यह मानवीय रूप से सही है क्या, मानवीय रूप से सही है क्या, यह आपका कानूनी रूप से सही है, कानूनी रूप से सही है। इन सभी तरह के आपकी जो घटनाएं होंगी इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा क्या है, मानव जीनोम का मेन लक्ष्य। ठीक है, ठीक है। और ये जब हमें पता कर लेंगे तो इसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, इसमें नए नए तकनीक इस्तेमाल करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, नई नई तकनीक से इसे खोजने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को। तो नई तकनीक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे मुख्य रूप से ये सभी पार्ट्स होंगे। इन सभी पार्ट्स के आधार पर हम क्या करेंगे, मानव जीनोम को प्राप्त करने का ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है कि मानव जीनोम परियोजना को इन लक्ष्यों के आधार पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव जीनोम प्राप्त कैसे होगा और उनके लिए क्या जरूरत है कि हमें ये सारी प्रॉब्लम थी, इन सभी की जानकारी हमें चाहिए थी। और ये जानकारी तब देगा कब, जब हम मानव जीनोम परियोजना को बनाएंगे। इन लक्ष्य को सिद्धि करने के लिए हमें मानव जीनोम परियोजना को लाना पड़ा। क्लियर है आप लोग को। अब बात आती है कि मानव जीनोम परियोजना की जो प्रणाली है वो वास्तव में शुरू कैसे हुई और इनके बारे में, इनसे कैसे उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो वास्तव में इन्होंने कहा कि मानव जीनोम परियोजना जो है यह वास्तव में डीएनए पैकेजिंग पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डीएनए पैकेजिंग। अब डीएनए पैकेजिंग करेंगे तो उनमें हमें आरएनए की क्वालिटी मिलेगी, आरएनए की गुण हमें प्राप्त होगा। फिर उसके अंदर हमें जीन की प्राप्ति होगी, जीन का कंडीशन, जीन का स्ट्रक्चरल कंडीशन मिलेगा, हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब इन सभी का अगर विश्लेषण अगर हम करते हैं तो इन सभी के विश्लेषण से हम क्या कर पाएंगे कि किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के गुणों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि किसी भी जीव के गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब हमारा आधार क्या होगा कि डीएनए पैकेज को खोलना। किसको खोलना, डीएनए पैकेज को खोलना। पैकेज खोलने के बाद क्या होगा, आरएनए की गुण प्राप्ति करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। जीन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी किसी भी जीव के गुणों का अध्ययन कर पाएंगे। किसमें, मानव जीनोम परियोजना। अब देखिए जो ये बातें हमने कही है तो वास्तव में ये विशेषता कैसे ये आपके लिए उपयोगी होता है, कैसे आपके लिए फायदेमंद होता है और ये कैसे काम करता है, इनके बारे में, इनकी मानव जीनोम परियोजना की कुछ विशेषताएं जान लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नीचे वाले को इधर मिटा देते हैं। तो ये जो जीनोम हम करेंगे, इन जीनोम से हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या विशेषता हमें इनसे जीनोम से प्राप्त हो रही है, उन विशेषता को जानेंगे। यानी जीनोम की करने से, जीनोम परियोजना की जो विशेषता है उसे समझिए कि जो पैकेजिंग करेंगे ये कैसे करेंगे, इनका बेनिफिट क्या है और किस रूप में हम इसे करेंगे। तो पहला नंबर अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जीनों की संख्या की बात करेंगे। इनके अंदर हमें अगर जीन्स की बात करनी हो तो जीन्स की बात हमने अभी करी थी आपको कि इनके अंदर जीन्स टोटल कितने मिलते हैं हमें, तो जीन्स की बात कीजिएगा और जीन्स के अंदर अगर छाड़ की बात कीजिएगा तो 3164.7 मिलियन मिलेगा। इन सब की जानकारी आपको प्राप्त करने में मदद करेगा कौन, मानव जीव। पहला नंबर की एक खबर देगा आपको
पहली बात। दूसरी बात क्या करेगी कि एक जीन के अंदर इतने मिलियन क्षार मिलेंगे और प्रत्येक एक जीन में, प्रत्येक जो एक जीन होगा, एक जीन में लगभग कितने क्षार मिलेंगे? 3000 क्षार मिलेंगे। नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या एक जीन के अंदर लगभग कितना? 3000। 2000 से 3000 होता है, आप 3000 लेकर चल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब क्या होता है कि और आपके बॉडी के अंदर, एक मनुष्य के अंदर बात कीजिएगा तो मनुष्य के अंदर अगर सबसे बड़े अगर जीन की बात कीजिएगा तो उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है उसका? डिस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे नोट करके लिखिएगा, नोट इसे हाईलाइट करके लिखिएगा। डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा जीन है और इनके अंदर अगर जीनों इनके अंदर क्षारों की बात कीजिएगा तो लगभग 2.4 मिलियन क्षार है। इनमें लगभग 2.4 मिलियन क्षार मिलेंगे। यह सबसे बड़ा, याद रखिएगा इसे। तो दो चीजें कि एक जीन्स के इतना मिलियन आपको क्षार मिलेंगे और एक जीन के अंदर फिर इतना क्षार मिलेंगे। ठीक है, जीन्स की संख्या इतनी और एक जीन में इतने क्षार, समझिए कितना कैलकुलेटिव होगा, कितना ज्यादा हमें अध्ययन करने को मिलेगा। और ये सब कुछ मिलेगा हमें किससे? मानव जीन परियोजना से। और इनकी क्या विशेषताएं होंगी कि ये हमें एक और चीज बताता है कि पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर अगर मानव के शरीर की अगर बात की जाए तो अनुमानित जीनों की संख्या जो पहले 90,000 से 1,40,000 थी, 90,000 से 1,40,000 जीनों की सामान्य संख्या को कैटेगरी में बांट के हम सिर्फ हमें कितने को अध्ययन करना पड़ेगा इसके माध्यम से? सिर्फ 30,000 जीनों की आपके अध्ययन समय ये सारे गुण हमें प्राप्त हो जाएंगे। पहले हमें क्या था कि इतना ज्यादा जीन का अध्ययन करना था, 90,000 से 1,40,000 जीन के अध्ययन करना था, लेकिन अब हमें अध्ययन कितना करना है? सिर्फ 30,000 जीनों को हम अध्ययन करेंगे। किसके अंदर? मानव जीनोम परियोजना के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2% जीन ही कूट लेखन का काम करते हैं। सिर्फ इसके अंदर 2% जीन ही होते हैं जो वास्तव में कोडिंग का काम करते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी कोडिंग वाली होती है। सिर्फ उनकी संख्या कितनी प्रतिशत होती है? 2% ही होती है। तो 2% जीन ही आपके क्या करेंगे? प्रोटीन के और डीएनए के कोडिंग में काम करेंगे, बाकी सब बेकार होंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या? मनुष्य के जीन को हम लोग क्या करेंगे? इसके माध्यम से हम जीन के क्या करेंगे? पुनरावृत्ति को देखेंगे। मतलब क्या? डुप्लीकेशन जो बनते हैं, मतलब जो नया बनता है डुप्लीकेशन, उनकी चर्चा हम लोग देखेंगे। किसके अंतर्गत? मानव जीनोम परियोजना हमें इसकी डुप्लीकेशन दिखाता है कि जीन तैयार कैसे होता है, यानी पुनरावृत्ति इसकी किस रूप में नया बनता है, द्विगुणन की क्रिया कैसे होती है, इनकी जानकारी हमें देगा जीनोम परियोजना। इसके बाद क्या? मतलब क्या कि इनमें क्या होता है कि जीन की खोज जो की गई है उनमें से आप अगर पूरा जीन की बात की जाए तो उनमें से सिर्फ 50% जीन की ही जानकारी हमें प्राप्त है, जीन की ही जानकारी प्राप्त है। और इन्हीं 50% की जीन की हमें क्या करेगी है? पूरी व्याख्या करके हमें कौन प्रदान करेगी? मानव जीनोम परियोजना। हमें प्राप्त सिर्फ कितनी परसेंट है? 50% ही। 50% हमारे बॉडी के अंदर जीन क्या क्या करता है हमें तो आज भी पता नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, इनकी कुछ भी खबर हमें नहीं है। इनके अलावा अगर और बात कीजिएगा तो इनमें क्या है कि आपको क्या करने को मिलेगा? तो मानव जीन में एक चीज और देखने को मिलेगा कि आपको 1.4 यानी कि जीनोम जो होगा 1.4 मिलियन जगहों पर, ये जो सर्च किया गया है 1.4 मिलियन जो डाटा है इनके संग्रह से यह खोज किया गया है, या इन पे क्या किया गया? इन पे प्रयोग किया गया। डेटा कितने? लगभग 1.4 मिलियन जो इनके क्षार है, उन डाटाओं पे, उन डेटा पर मानव जीनोम परियोजना का आपका क्या किया गया? प्रयोग किया गया। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा फायदा वाला काम कौन देगा हमें? मानव जीन परियोजना देगा। ठीक है, इसमें जीन की सभी जानकारी हमें प्राप्त होगी। कितने क्षार किस रूप में होंगे, सबसे बड़े क्षार की जानकारी हमें देगा। पहले जो इतनी बड़ी संख्या में 90,000 से 1,40,000 जीन की हमें जानकारी प्राप्त करनी थी, अब हमें सिर्फ 30,000 इनके कूट लेखन की प्राप्त करेंगे हम। उसके बाद क्या? सिर्फ जो जीन हमें प्राप्त है, इतने जीन के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है,
क्योंकि सिर्फ 2% जीन ही कोडिंग में काम करते हैं और जो जीन हमें कोडिंग में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं की हमें जानकारी की आवश्यकता है, बाकी की जानकारी से हमें कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? उसके बाद क्या 2% ही, उसके बाद जीन का डुप्लीकेशन हमें बताता है कि किस रूप में आपका पुनरावृत्ति होता है, और 50% जीन की हमें जानकारी प्राप्त है। जितना हमारे बॉडी के अंदर है सिर्फ 50% जीन की जानकारी प्राप्त है। 1.4 मिलियन डेटा का संरक्षण किया गया और उनके विश्लेषण के आधार पर मानव जीनोम परियोजना को लाया गया। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक क्लियर है मानव जीनोम परियोजना। तो इनके आधार पर हम लोग जानेंगे फिंगरप्रिंट को। ठीक है, मतलब कि पहले जान लेते हैं इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा उपयोग कहाँ कर सकते हैं कि आप खोज में किसी भी जीव जंतु की जानकारी प्राप्त करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके बारे में तो सिंपल सी बातें हैं कि उपयोग कहाँ होगी, जहां पे हमें विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी, जीव के बारे में अधिक गुणों की आवश्यकता पड़ेगी, उन संरचनाओं को समझने के लिए हम मानव जीनोम परियोजना का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर बात करेंगे तो बात आती है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंट की। किसकी बात आती है? डीएनए फिंगरप्रिंट की। डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या? ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तो एकल जेफरीज है, एकल जेफरीज ने क्या किया था कि सबसे पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज करी, सबसे पहली बार इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी। किसने? एकल जेफरीज। इन्होंने बताया था कि डीएनए के संरचना के आधार पर, डीएनए के संरचना के आधार पर जीव को आधार पर जीव की आधारभूत संरचना बनाई जा सकती है, आधार पर जीव की आधारभूत संरचना बनाई जा सकती है, आधारभूत संरचना बनाई जा सकती है। क्लियर? मतलब क्या, अगर हमें पता हो कि जीन क्या है, किसका जीन है, डीएनए अगर हमें प्राप्त हो तो इन डीएनए की संरचना के आधार पे हम उनकी आधारभूत संरचना प्राप्त कर लेंगे कि ये जीन किसका है, कि डीएनए किसका है। तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, इन डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके हम किसी भी जीव की संरचना, आधारभूत संरचना को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। और आप लोगों ने बहुत सारे क्राइम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखते होंगे, तो उनमें तो देखते होंगे कि आपने किसी ने गोली चलाया तो उनकी हाथों के निशान उसमें पड़ गए बंदूक पे, और उनसे पता लगा लिया गया भाई कि ये कैसा है और किसने मारा है। तो इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वास्तव में ये भी एक वही चीज है जिनकी जानकारी हमें एकल जेफरीज ने दी थी कि ये एक ऐसा तरीका है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हम क्या कहते हैं, कोई भी जीव होगा या कोई भी इंसान होगा जिन्होंने ये कांड किया या उनसे रिलेटेड डीएनए। ठीक है, तो इससे डीएनए फिंगरप्रिंट करने का तरीका क्या है, यानी किस तरीका के द्वारा ये किया जाता है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर का कोई हिस्सा का कोशिका चाहिए हमें। शरीर का या तो रक्त दे दीजिए आप, थोड़ा सा कोई कायिक कोशिका दे दीजिए, कायिक कोशिका दे दीजिए। देखिएगा जनरली जो फॉरेंसिक जांच होता है, फॉरेंसिक वाली मूवीज आप कोई देखते होंगे, तो उसमें देखिएगा जनरली जो कटा फटा सा रहता है, जहां पे ब्लड थोड़ा सा निशान रहते हैं, उनको जल्दी टच करता हो, और क्योंकि वो रक्त उसे मिल गया ना, तो समझिए कि डीएनए की संरचना मिल जाएगी। और डीएनए का संरचना मिला फिर उनकी पूर्वजों की कहानी भी खोल लेगा। ठीक है, तो यह कहानी क्या हो गई, रक्त की या कायिक, यानी शरीर का कोई भी ऐसा कटा फटा टुकड़ा यानी कोशिका उसे मिलना चाहिए, पहला नंबर। ठीक है, फिर उसकी क्या करेगा, वो पीसीआर टेस्ट करेगा, उसकी क्या करेगा, वो पीसीआर टेस्ट करेगा, मतलब उस पर वो जांच करना शुरू करेगा। पहले तो उसे जीन चाहिए, कोई भी कोशिका चाहिए, उसका टेस्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, जो इनके पीसीआर टेस्ट से जो एंजाइम निकलेंगे उनका एंजाइम का खंडन करेगा, एंजाइम्स को टुकड़ों में बांटेगा, एंजाइम्स का टुकड़ा करेगा, यानी टुकड़ा में बांटेगा। एंजाइम से जो टुकड़ा प्राप्त होगा उनसे वह रासायनिक पदार्थों को निकालेगा कि डीएनए में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ इसमें उपस्थित है, उनके रासायनिक पदार्थ को निकालेगा।
रासायनिक पदार्थों को निकालेगा, और जो रासायनिक पदार्थ उसे निकल के बाहर आएगा, जो रासायनिक पदार्थ होगा उनका वो क्या करेगा, फिर से उसे क्या करेगा, न्यूट्रोफेज में, ध्यान से समझिएगा इसको, डीएनए की एक पतली सी झिल्ली होती है नायलॉन की, एक नायलॉन की झिल्ली पर इसे रखेगा, नायलॉन की झिल्ली पर रखेगा, और नायलॉन की झिल्ली पर रखने के बाद क्या करेगा, यह जो संरचना होगी इन संरचना को एक्सरे के माध्यम से देखेगा, एक्सरे के माध्यम से क्या करेगा, देखेगा, ठीक है, और इसका क्या करेगा, इसे फोटोक्रोमिक रूप में आपका इमेज बनाएगा, फोटोक्रोमिक रूप में इसका इमेज प्राप्त करेगा, ठीक है। इमेज जो प्राप्त होगा उसमें वह चेक करेगा कि इनके डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे हुआ है, डीएनए का द्विगुणन हुआ कैसे है, मतलब बटा कैसे है, और विभाजन की क्रिया कैसे हुई है। फिर उनके बाद क्या करेंगे, उनके अंदर जो डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेगा, निकालेगा, स्ट्रक्चर को निकालेगा, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर निकालेगा, और उसकी क्या करेगा, कंप्लीट वह धब्बा बनाएगा, फिंगरप्रिंट का जो स्पेसिफिक धब्बा होगा, जो उसके जीन के अंदर स्पेसिफिक रहेगा, उस धब्बा की खोज करेगा। यानी डीएनए के अंदर जो धब्बा होगा, डीएनए में जो धब्बा होगा, उस धब्बा को निकालेगा, और उसके बेस पर क्या करेगा, वह उनकी पूरी जानकारी खंगाल लेगा। मतलब क्या, रक्त या काय कोशिका का कोई हिस्सा दे दीजिए, पीसीआर टेस्ट कर लेगा, एंजाइम्स उसमें से निकालेगा, उसका टुकड़ा करेगा, फिर उनमें से रासायनिक पदार्थ को अलग करेगा, फिर नायलॉन की झिल्ली पर इसे रखेगा, फिर एक्सरे के माध्यम से फोटोक्रोमिक करके उसे इमेज बनाएगा, एक फिल्म बनाएगा, एक्सरे फिल्म बनाएगा, और फिर उसमें डीएनए द्विगुणन की क्रिया देखेगा, फिर डीएनए आरएनए का फिर से क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्राप्त करेगा, और लास्ट में इसका धब्बा निकालेगा, और धब्बा के माध्यम से हमें जानकारी देगा कि वह किस रूप में किस जीव की संरचना है, उनके बारे में हमें जानकारी दे सकता है। तो समझ रहे हैं कि कितनी आपकी लंबी प्रोसीजर है, लेकिन यह कंफर्म है कि इनके अंदर लगभग आधारभूत संरचना में प्राप्त हो जाती है, और इन सब चीजों को पता लगा पाते हैं, ठीक है। जैसे जनरली रॉबरी हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं, जो किडनैपिंग केस हो गया, या फिर आपका जो मर्डर केस हो गया, रेप केस हो गया, इन सभी केसेस में ये जो तरीका होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके उपयोग की बात कीजिएगा तो इनका उपयोग कहाँ हो जाएगा, फोरेंसिक जांच के रूप में। फोरेंसिक जांच का मतलब जो भी पुलिस वगैरह जांच करती है उन जांच के रूप में। फिर अगर दो बच्चे जुड़वा है तो उनके रूप में देख लीजिए, पहला नंबर तो फोरेंसिक जांच के रूप में, फोरेंसिक जांच होगा उसके रूप में, ठीक है। दूसरा क्या, बच्चा अगर जुड़वा है तो जुड़वा के अंदर क्या कमी है अलग अलग दोनों के अंदर, दोनों पार्ट को करने में। तीसरा नंबर, बच्चा के माता पिता को पहचानने में, बच्चा के माता पिता की इंफॉर्मेशन निकालने में, ठीक है। उसके बाद क्या, किसी भी तरह से बच्चा के माता पिता के पता लगाने में। उसके बाद मृत व्यक्ति के निकालने में, मरा हुआ व्यक्ति कौन है, मृत व्यक्ति की इंफॉर्मेशन, व्यक्ति की इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपका लवारिस बच्चों की जानकारी, लवारिस बच्चों की जानकारी, ठीक है। और क्रिमिनल केस के लिए फोरेंसिक जांच होगी। तो ये सभी कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से जहां पर इनको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। या फिर आपका जीनोम परियोजना में अनुवांशिक जो नक्शा प्राप्त होगा, अनुवांशिक नक्शा में, अनुवांशिक नक्शा बनाने में, ठीक है। या फिर 7वां नंबर कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। ये सभी कुछ तरीके हैं जहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, डीएनए फिंगरप्रिंट। आशा फ्रेंड्स डीएनए फिंगरप्रिंट क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद हम लोग कल की क्लास में जानेंगे, स्टार्ट करेंगे क्रम विकास के बारे में, ठीक है। क्रम विकास अर्थात इवोल्यूशन, जिसके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, डार्विन को, चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है। उनकी कहानी हम लोग जानेंगे कि वास्तव में धरती पर उत्पत्ति कैसे हुई जीव की, इनके बारे में हम लोग जानेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।